हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये बिहार पीएससी में आए हुए पुराने क्वेश्चन है। 2011 में ये पेपर आया हुआ था, उसी को आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके कई पार्ट्स हैं, 2-3 पार्ट हैं, मैं उसमें डिस्कस करूँगी, तो आप इसको ज़रूर देखें। ये आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। कई बार क्वेश्चंस क्या होता है, रिपीट हो जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? क्या पूछ रहा है? हड़प्पा का बंदरगाह। तो ऑप्शन दिए गए हैं सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त साम्राज्य जिसने हुणों को पराजित किया था। ये सभी एग्जाम्स में आने की संभावना होती है। जो भी स्टेट पीएससी एग्जाम है या वन लाइनर एग्जाम है वहां में पूछे जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय स्कंदगुप्त और रामगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, हुणों को जो पराजित किया था गुप्त सम्राट ने, वो किया था स्कंदगुप्त ने। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलर की पुस्तक का क्या नाम है? बहुत महत्वपूर्ण। कलर की पुस्तक से कई बार पूछा जाता है किसके बारे में बात करी जाती है, या फिर किसने लिखी है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कलर की पुस्तक कौन सी है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं आपको। कई बार ये पूछा जाता है राज तरंगिणी किसने लिखी है, तो कलहर ने लिखी है। इसका ऑप्शन आपको यही पता है, सही आंसर इसका डी ही होगा। तो ठीक है ना, इस तरीके से कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने थे। कलर की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? रुद्रदामन जो है उनकी उपलब्धियों के बारे में किस में वर्णित किया गया है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? जूनागढ़, भीतरी, नासिक या फिर सांची। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा जूनागढ़ में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न जो उपलब्धियां हैं उसमें वर्णित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर तो आपको 99% मुझे लगता पता ही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनारा में या फिर कपिल वस्तु में। तो कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। तो पहले की बात करी जा रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सारनाथ काफ़ी फेमस जगह है, तो कई बार ये चीज़ पूछी जाती है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा। तो क्या थी? ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो मगध की राजधानी क्या थी? ग्रीब्रिज या फिर राजगृह। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद या फिर गुप्त। तो क्या था? अजातशत्रु जो थे उनके वंश का क्या नाम था? हम सभी को पता है, अगर थोड़ा भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश से ये संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या फिर पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 10 का तृतीय बौद्ध सभा बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा कब बुलाई गई थी और कहाँ बुलाई गई थी तो आपको पता ही। इसके बारे में और भी जो तथ्य हैं वो सारे के सारे आप अपने नोट्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 11, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया थी या फिर बलबन थे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो थे रामचंद्र देव थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर को जो है वो टैक्स जो था उसको समाप्त कर दिया था? किसने किया था? बलहाल लोधी ने, या फिर शेरशाह ने, हुमायूं ने, या फिर अकबर ने? इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं भी आता, अगर आप तुक्का या लॉजिक कुछ भी लगाना चाहेंगे तो ऑप्शन डी इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, या फिर तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह था? तो क्या था? दार उल सफा। जिन लोगों ने मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको मैंने बताया इस बारे में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप अगर चाहें हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पीके एजुकेशन कोर पर आकर आप सीधे देखिए, वहाँ पे पूरी आपको आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट और प्राचीन भारत की प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। और नहीं तो आप इसी में जो मैं पढ़ा रही हूँ इसी के बाद मैं आपके साथ और चीज़ें डिस्कस कर लूँगी, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ से भी पता चलेंगे। और इसका लिंक जो है मैं पूरा का पूरा आपको आई बटन में दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप हिस्ट्री के चैप्टर्स जो हैं वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, ग्रामीणों के साथ, मुकद्दमों के साथ, या फिर किसानों के साथ? तो किसके साथ किया गया था स्थायी बंदोबस्त? किसके साथ किया गया था? जाहिर सी बात है जमींदारों के साथ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त कब किया गया था? किसके कार्यकाल में किया गया था? कौन शासक थे वहाँ पे जब किया गया था? शासक से मतलब जो अंग्रेजी शासक था कौन था उसके बारे में ज़रूर लिखिए। कौन सा गवर्नर जनरल था उसके टाइम पर किया गया था, ज़रूर अपने उसमें लिखें जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो। कई बार पूछी जाती हैं ये चीज़ें। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, राम बिहारी बोस कौन थे? तो ऑप्शन अगर देखा जाए 16 का तो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, या फिर राजाराम मोहन राय। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और हम सभी जानते हैं भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कहे जाते हैं राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तिलक एवं चित्तरंजन दास ने, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू ने, गांधी एवं तिलक ने, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। तो किसने की थी? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पेपर काफी अच्छा था, देखिए कितना, अगर जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो उन लोगों का बहुत ही आसानी से ये पेपर निकला होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अल्काट ने, राजाराम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका सीधा आंसर है ऑप्शन ए, मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल आकलाट ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। हम जानते हैं गीता रहस्य जो है वो तिलक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? मतलब था, देखते हैं, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? स्वयं की सरकार इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था वो देखिए, 1935 का अधिनियम, 1932 का, 1936 का, 1947 का। हम जानते हैं 1935 का अधिनियम था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, क्या रीजन था, इसलिए किस लिए लिया गया था? तो देखते हैं इसमें क्या है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका लॉजिकल आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो आपको पता है ये कहा था जब बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने ही तो कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 25,
तो ये की गई थी 80 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। तो इसका सही आंसर है 1883, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। अभी तक इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी पीएससी में। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका 26 का? ये हो जाएगा 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे? सी गोपालाचारी, सुरेंद्र नाथ, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन देखा जाए आपको पता है ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या है? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था किस वर्ष में? 18 में, 1918 में, 1920 में, 1921 में, या फिर 1922 में? तो असहयोग आंदोलन के बारे में अगर आपको पता है और आपने पढ़ा है तो 1920 बहुत इजी सा आंसर है, आप आसानी से इसे टिक कर देंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर 29 और लास्ट क्वेश्चन है ये। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। तो 29 अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे 1919 का आधार बनी थी। कौन? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, बिहार पीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।